Hello students, good morning. How are you my dears? Class 12, chapter 15, and in poetry section we are going to discuss about a new poem, The Seven Age of Man. इंसान की सात अवस्थाएं, द सेवन सात एज अवस्थाएं ऑफ मैन, इंसान की. द पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेट ड्रामेटिस्ट, एक्टर एंड पोइट विलियम शेक्सपियर. William Shakespeare was born 1564 and died in 1616. प्रिय विद्यार्थियों, विलियम शेक्सपियर 1564 में उनका जन्म हुआ था और 1616 में वो इस दुनिया में नहीं रहे थे. थोड़ा सा हिंदी में बात करता हूँ कवि के बारे में. ये उस समय के एक महान नाटककार थे. ग्लोब थिएटर में इन्होंने अभिनय किया था. इन्होंने 1589 से लेकर के 1613 तक का जो इनका जीवन काल रहा है वो इनके लेखन का सर्वश्रेष्ठ काल कह सकते हैं. इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारे नाटक लिखे हैं और उन नाटकों का मंचन यानी कि स्टेज पर इन्होंने अभिनय भी किया था. उन नाटकों में द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट, ऐसे इन्होंने अबाउट 38 लगभग 38 नाटक इन्होंने लिखे हैं. 37 के बारे में बात करते हैं. एक नाटक इनका पब्लिश नहीं हुआ था. टोटल इन्होंने नाटकों की रचना की थी 38. इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने 154 सोनेट लिखे थे, कविताएं. सोनेट यानी कि 14 पंक्तियों का एक गीत सोनेट कहलाता है. ये कविता इस आपके सिलेबस में दी गई है. द पोएम इज नॉट ए सेपरेट पोएम. 154 जो कविताएं इन्होंने लिखी हैं, सोनेट लिखे हैं, वो सोनेट ये नहीं है. The poem or these lines have been taken from his great comedy As You Like It. इन्होंने एक नाटक लिखा था. नाटक के दो रूप होते हैं, एक ट्रेजेडी और एक कॉमेडी. जिसमें दुखद बातें होती हैं वो ट्रेजेडी कहलाता है और जिसमें सुखद होती हैं वो कहलाता है कॉमेडी. बाद में नाटक का तीसरा रूप और चला था ट्रेजी कॉमेडी. कोई भी नाटक यदि दुख से प्रारंभ होता है और उसका अंत यदि सुखद होता है, जैसे कि आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कई फिल्में प्रारंभ होती हैं तो वो दुख से प्रारंभ होती हैं, किसी दुर्घटना से प्रारंभ होती हैं, धीरे धीरे एक्टर बड़ा होता है और बाद में सारे चीज़ों को वो ठीक करता हुआ और फिल्म के अंत तक जब पहुंचता है तो सारी चीज़ें अच्छी होती जाती हैं. उसको हम कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी, यानी पहले दुख और बाद में कॉमेडी. तो आप इसको, उस समय इसको केवल कॉमेडी नाम दिया गया था, लेकिन आप इसको कह सकते हैं ट्रेजी कॉमेडी. ये एज यू लाइक इट एक कॉमेडी था या ट्रेजी कॉमेडी था, उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं. उसमें एक पात्र होता है जैक्स. वो जैक्स नाम का पात्र इन पंक्तियों को बोलता है और वो इन पंक्तियों को अकेला ही बोलता है. इसीलिए ये पंक्तियाँ
क्या हैं? एकालाप हैं। एकालाप का मतलब होता है मोनोलॉग। दीज लाइन्स और द पोएम इज ए मोनोलॉग स्पोकन बाय melancholy character Jacks in As You Like It comedy by विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा एज यू लाइक इट कॉमेडी लिखा गया था। उस कॉमेडी में जैक्स नाम का पात्र होता है, वो अकेला ही इन पंक्तियों को बोलता जाता है, इसीलिए इन पंक्तियों को क्या कहा गया है? मोनोलॉग कहा गया है। और मोनोलॉग को हिंदी में कहते हैं एकालाप। एकालाप का मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति अलाप करता है, कविताओं को बोलता है, वो क्या कहलाता है? एकालाप कहलाता है, मोनोलॉग कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा कवि या नाटककार का जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि उन्होंने 1564 जन्म लिया था, 1616 में वो इस संसार से चले गए थे और उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। 38 ड्रामाज एंड 154 सोनेट उन्होंने लिखे हैं। इसमें महान नाटकों के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, ओथेलो, मैकबेथ वगैरह, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, ये बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस इनका बहुत अच्छा नाटक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, कि इस कविता में ये क्या कहता है। द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट actor and the poet William Shakespeare says all the world is a stage, means to say he says life is a drama। विलियम शेक्सपियर कहते हैं जीवन एक नाटक है, लाइफ इज ए ड्रामा, जीवन एक नाटक है। और वो कहता है कि पूरा संसार एक मंच है। मंच का मतलब आप कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स, ये डस्टर है फिलहाल तो, आपने कभी नाटक देखे हों, आपने कभी मूवीज़ में कई सारे शोज देखे होंगे, शो आते हैं, उनमें एक मंच होता है। उस मंच पर अभिनेता या अभिनेत्री आते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं, कर्तव्य करते हैं, अपना गीत गाते हैं या फिर वो डांस करते हैं या जो भी कुछ करते हैं वो मंच पर करते हैं। और अपने परफॉर्मेंस को करने के बाद वो इधर से चले जाते हैं। ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, नाटक का जो मंच होता है उसमें जो भी कलाकार होते हैं वो जिस दिशा से या जिस द्वार से मंच पर आते हैं, वापस नाटक समाप्त होने के बाद वो कभी भी उस द्वार से वापस नहीं जाते हैं, दूसरे द्वार से जाते हैं। इधर से आते हैं तो इधर से निकलेंगे, इधर से आते हैं तो इधर से निकलेंगे। उसी प्रकार से लाइक द वे विलियम शेक्सपियर सेज दैट ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, वो कहते हैं कि ये पूरा संसार है वो एक मंच की तरह है। जिस प्रकार से एक मंच पर अभिनेता अभिनेत्री आते हैं और अपने परफॉर्मेंस करने के बाद चले जाते हैं, उसी प्रकार से इस संसार रूपी मंच पर स्त्री व पुरुष आते हैं और अपना जीवन जीने के बाद वो फिर यहाँ से निकल जाते हैं। स्त्री पुरुष आने का मतलब वो संसार रूपी मंच पर जन्म लेते हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। कवि ये कहना चाहता है कि पूरा संसार क्या है? एक मंच है। और सभी स्त्री पुरुषों को विलियम शेक्सपियर क्या कहता है? एक अभिनेता अभिनेत्री कहता है। चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिसाइट द पोएम और द लाइन्स टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट नेम्ड द सेवन एज ऑफ मैन। कवि कहता है कि जिस प्रकार से कोई अभिनेता अभिनेत्री आते हैं मंच पर और एक या दो गीत गा करके अपना एक या दो प्रोग्राम करने के बाद वो चले जाते हैं, उसी प्रकार से संसार रूपी मंच पर इंसान आता है और चला जाता है। लेकिन उस इंसान को अपने जीवन में 7 प्रोग्राम करने पड़ते हैं, 7 प्रकार का परफॉर्मेंस देना पड़ता है, ऐसा कवि यहाँ कहता है। द ग्रेट पोइट विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि इंसान को
7 अवस्थाओं को यहाँ संसार रूपी मंच पर परफॉर्म करना होता है। चलिए कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इस पोएम के यहाँ 2 पार्ट किए गए हैं। सेकंड पार्ट में फिर हम बात करेंगे। ये जो पंक्तियां हैं फिलहाल इनके बारे में बात करते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 aids. At first the infant mewling and puking in the nurse's arms, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning fish creeping like snail unwillingly to school, and then the lover sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow, then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking bubble reputation even in the cannon's mouth. This is the recitation of the poem. Now we will translate and explain the lines word to word. All the world, all means संपूर्ण, the world माने संसार, is a stage एक मंच है। कवि क्या कहते हैं यहाँ, all the world पूरा संसार, is है ए स्टेज माने एक मंच, एंड ऑल द मैन और ऑल द मैन सभी पुरुष, एंड विमेन और सभी औरतें, मेयरली माने केवल या मात्र, प्लेयर्स माने क्या हैं, अभिनेता अभिनेत्री हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी 2 पंक्तियां हो चुकी हैं। Here in the poem or in these lines, the poet used figure of speech. In the first line, all the world is a stage. प्रिय विद्यार्थियों, आपने हिंदी में बहुत सारे अलंकार पढ़े होंगे। ये पंक्ति कहती है संपूर्ण संसार या पूरा संसार एक मंच है। तो आप बता सकते हो ये कौन सा अलंकार यहां बताया गया है इस पंक्ति में? इस पंक्ति में कहता है कवि पूरा संसार एक मंच है, यानी कि संसार को किसका रूप प्रदान किया है, मंच का। संसार को मंच का रूप प्रदान किया है, इसलिए ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। इन इंग्लिश इट इज नोन एज मेटाफर। मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। तो यहां पहली पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है कि पूरा संसार इज है ए स्टेज मान एक मंच, संपूर्ण संसार को एक मंच का रूप प्रदान किया गया है। चलिए दूसरी पंक्ति कहता है एंड ऑल द मैन एंड विमेन, सभी मैन एंड विमेन पुरुष और स्त्रियां मेयरली मात्र हैं, प्लेयर्स माने क्या, अभिनेता अभिनेत्री, पात्र कह सकते हैं, योगदान अदा करने वाले या नाटककार कह सकते हैं। तो यहां भी इस पंक्ति में भी कवि किसका उपयोग करता है, किसका प्रयोग करता है, मेटाफर अलंकार का प्रयोग करता है कि सभी पुरुष और स्त्रियों को किसका रूप दिया गया है, अभिनेता अभिनेत्री का। स्त्री पुरुष हैं, उनको अब क्या बना दिया है,
अभिनेता अभिनेत्री बना दिया है, प्लेयर्स बना दिया है, नाटककार बना दिया है। इसलिए इस पंक्ति में भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, यहां ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज के स्थान पर यदि आपको ये पंक्ति होती ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, कहने का मतलब इसमें यदि लाइक जुड़ जाता तो फिर ये अलंकार कौन सा होता? शिमली। शिमली का मतलब उपमा। उपमा अलंकार कि पूरा संसार को किसकी उपमा दी गई? मंच की उपमा यहां दी गई है। इसलिए यहां आपको ध्यान रखना है, इस पंक्ति में ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज ये रूपक अलंकार है, और यदि इसमें लाइक होता तो ये कौन सा अलंकार कहलाता? सिमिली यानी कि उपमा अलंकार। चलिए बात करते हैं थर्ड लाइन की। ये समझ में आ गया, पूरा संसार मंच है और इस संसार रूपी मंच पर अभिनेता अभिनेत्री या मंच पर अभिनय करने वाले, मंच पर प्रोग्राम करने वाले कौन हैं? स्त्री और पुरुष हैं। ये इसमें यहां बताया गया है। चलिए तीसरी पंक्ति को देखते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स। तीसरी पंक्ति में कवि कहता है दे यानी कि वे कौन? अभिनेता अभिनेत्री यानी कि स्त्री पुरुष संसार रूपी मंच पर आने वाले यानी कि जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष हैव रखते हैं। देयर माने अपना, एग्जिट्स माने निकास द्वार। निकास द्वार मतलब मंच से उतरने का द्वार, मंच से उतरने का स्थान। तो ध्यान रखना है, दे वे यानी कि स्त्री पुरुष हैव रखते हैं। देयर माने अपना, एग्जिट्स माने निकास द्वार या मंच से उतरने का स्थान, एंड और देयर माने अपना, एंट्रेंसेज माने प्रवेश करने का स्थान। यानी कि उन स्त्री पुरुषों का इस संसार रूपी मंच पर आने का मार्ग भी है और जाने का मार्ग भी है, यानी कि वो जन्म भी लेते हैं और उनकी मृत्यु भी होती है। जिस प्रकार से मंच पर अभिनेता अभिनेत्री आकर के जिस द्वार से आते हैं वो कहलाता है एंट्रेंस, और जिस द्वार से वो निकलते हैं वो क्या कहलाता है? एग्जिट्स। उसी प्रकार से संसार रूपी मंच पर स्त्री पुरुष अपने एंट्रेंस गेट से आते हैं और एग्जिट से वो चले जाते हैं। क्लियर? तीसरी पंक्ति है एंड वन मैन, और एक आदमी इन हिज टाइम अपने समय में। समय का मतलब अपने जीवन काल में एक आदमी, प्लेज मीन्स अदा करता है, मैनी माने बहुत से, पार्ट्स माने योगदान। एक आदमी अपने जीवन काल में बहुत से योगदान अदा करता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, because this is the title of the poem and the title of the poem is the 7 ages of man, so one man plays 7 part in his lifetime। एक आदमी अपने जीवन काल में कितने योगदान अदा करता है? 7 प्रकार के योगदान अदा करता है। ओके, कहने का मतलब एंड वन मैन, एक आदमी, इन हिज टाइम अपने समय में, प्लेज अदा करता है, मैनी माने बहुत से, पार्ट्स माने योगदान। अपने जीवन काल में एक आदमी बहुत से योगदान अदा करता है। देखते हैं कौन कौन से योगदान। हिज माने उसकी, उसकी किसकी? एक आदमी के। एक्ट्स माने योगदान की या अभिनय की। एक्ट माने क्या होता है? अभिनय, एक्टिंग, एक्टिंग, एक्टर, अभिनेता। एक्ट माने क्या होता है? अभिनय। उसके अभिनय की या उसके योगदान की। बीइंग माने होती हैं। 7 एज माने 7 अवस्थाएं।
उसके अबने की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 7 अवस्थाएं होती हैं। ये यहाँ ऑलरेडी बताया जा चुका है। चलते हैं अगली पंक्ति पर। एट फर्स्ट द इन्फेंट, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पुकिंग, डियर स्टूडेंट्स, कवि कहता है हिज एक्ट्स, उसके अभिनय की बीइंग होती हैं 7 एज, कितनी अवस्थाएं? 7 अवस्थाएं। एट फर्स्ट, जिसमें पहली अवस्था पर, एट फर्स्ट माने पहली अवस्था पर, मैं यहां फिर से बता देता हूं, शीर्षक है द 7 एज ऑफ मैन, इंसान की 7 अवस्थाएं। तो जिसमें से 7 अवस्थाओं में से पहली अवस्था किसकी है? द इन्फेंट। इन्फेंट माने क्या होता है? शिशु। इन्फेंट माने क्या होता है? शिशु। तो पहली अवस्था कौन सी है? शैशव अवस्था। पहली अवस्था को क्या कहते हैं? शैशव अवस्था। दूसरी अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्य अवस्था। तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? युवा अवस्था। पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं? प्रौढ़ अवस्था। छठवीं अवस्था को वृद्ध अवस्था कहते हैं। ओके। और 7वीं अवस्था फिर लास्ट की होती है, वृद्ध से भी वृद्ध जो अवस्था होती है। लेकिन ये अवस्था हमारे अनुसार है, यहां कवि के अनुसार। कवि ने यहां अवस्थाओं का वर्णन नहीं किया है, कवि ने यहां 7 प्रकार के योगदान कि एक इंसान अपने जीवन काल में 7 प्रकार के योगदान प्ले करता है, रोल प्ले करता है, जिसमें पहला योगदान है एक शिशु का, यानी कि इंसान सबसे पहले शिशु रूप में इस संसार रूपी मंच पर कार्य करता है, संसार रूपी मंच पर होता है। इन्फेंट माने शैशव अवस्था, शिशु। म्यूलिंग, म्यूलिंग माने रोता हुआ, या कह सकते हो ठिनठिनाता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, झींकता हुआ। छोटा सा बच्चा होता है, शिशु होता है, इसको गोद में खिलाते हैं, वो जिस प्रकार से रोता है उसको क्या कहते हैं? म्यूलिंग। वो बच्चा रोता हुआ। एंड और प्यूकिंग माने उल्टियां करता हुआ। छोटा सा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, वो वैसे उल्टी नहीं करता एकदम से, लेकिन धीरे धीरे उसके मुंह में से झाग वगैरह या ऐसा कुछ आते ही रहते हैं, तो वो क्या होता है? आपका प्यूकिंग, यानी कि उल्टियां करना। वो बच्चा पहली अवस्था जो होती है बच्चे की, शिशु की, उसमें वो म्यूलिंग माने क्या होता है? रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ नहीं कहोगे, रोता हुआ, या कह सकते हो ठिनठिनाता हुआ। एंड प्यूकिंग, और उल्टियां करता हुआ। इन द नर्सेज आर्म्स, नर्सेज माने अपनी धायमा की भुजाओं में। नर्स मीन्स क्या होता है? परिचारिका, उपचारिका, या कह सकते हो धायमा। धायमा वो माँ जो बच्चे का क्या करती है? पालन पोषण करती है। ये अलग बात है कि माँ जन्म देने वाली और पालन पोषण करने वाली एक ही होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत पहले राजाओं के समय में और आज भी जो हाई प्रोफाइल फैमिली है उनमें माँ जन्म देने वाली और पालन पोषण करने वाली अलग होती है। आज के रूप में उसको आया कहते हैं, लेकिन पहले क्या होती थी? धायमा होती थी। राजस्थान में आपने सुना होगा पन्ना दाय के बारे में, वो धायमा थी। चलिए आगे बात करते हैं। म्यूलिंग एंड पुकिंग, रोता हुआ, एंड प्यूकिंग माने उल्टियां करता हुआ, इन द नर्सेज आर्म्स, अपनी दायमा की भुजाओं में। ये पहली अवस्था हो गई। आपसे पूछा जा सकता है, आपको 7 अवस्था ध्यान रखनी है। पहली अवस्था किसकी होती है? एक शिशु की होती है जो रोता रहता है, उल्टियां करता रहता है। कहाँ? अपनी दायमा की भुजाओं में। अपनी दायमा की भुजाओं में वो कुछ ना कुछ
उगलता रहता अपने मुंह में से, कुछ झाग से ऐसे आते रहते हैं, या कुछ क्या कहते हैं दही वगैरह सा, ऐसा दूध वगैरह सा वापस आता रहता है, उसको क्या कहते हैं अपन, पुकिंग। चलिए आगे चलते हैं। देन तब या उसके बाद, या दूसरी अवस्था बताई गई है, उसके बाद द वाइनिंग माने गिड़गिड़ाता हुआ, रोता हुआ, स्कूल बॉय मीन्स विद्यार्थी। दूसरी अवस्था किसकी होती है, स्कूल बॉय की होती है। किसकी होती है, स्कूल बॉय की। लेकिन स्कूल बॉय में भी एक अलग प्रकार की अवस्था को कहेंगे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे, शिशु के बाद जब बच्चा बाल अवस्था में प्रवेश करता है, 4 या 5 या 6, 7, 8 वर्ष का बच्चा होता है, जब वो स्कूल जाता है तो वो स्कूल बड़ी मुश्किल से जाता है, रोता हुआ जाता है, और उसको जबरदस्ती से स्कूल भेजा जाता है तो वो रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, और वो बिना इच्छा के स्कूल जाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और उसके बाद वाइनिंग मीन्स रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, स्कूल बॉय माने विद्यार्थी की अवस्था, विद हिज सैचेल अपने बस्ते के साथ। सैचेल मीन्स क्या होता है, झोला। बस्ता कह सकते हो, लेकिन क्या होता है, झोला कहते हैं इसको, सैचेल को। अपने झोले के साथ वह रोता हुआ स्कूल बॉय, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग माने चमकदार या चमकता हुआ, मॉर्निंग मीन्स सुबह का, फेस माने चेहरा। एक बच्चा सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर के, स्नान करके जब वो स्कूल के लिए तैयार होता है तो उसका चेहरा चमकता, उसके चेहरे पर एक कांति होती है, एक आभा होती है। तो वो बच्चे के चेहरे पर क्या होती है, चमक होती है। चमकते हुए चेहरे के साथ सुबह, क्रीपिंग मीन्स रेंगते हुए जाता है या धीरे धीरे जाता है, लाइक स्नेल माने किसकी तरह, एक घोंगे की तरह। स्नेल मीन्स क्या होता है, समुद्री घोंगा या सीप कह सकते हो। अनविलिंगली बिना इच्छा के जाता है, टू स्कूल मीन्स कहाँ, विद्यालय। WILL विल मीन्स क्या होता है, इच्छा। विलिंगली माने क्या होता है, इच्छा से, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। और अनविल मीन्स क्या होता है, बिना इच्छा। और अनविलिंगली का मतलब क्या होता है, बिना इच्छा के, ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहां क्या बताया गया है कि उसके बाद वाइनिंग स्कूल बॉय, गिड़गिड़ाता हुआ, रोता हुआ विद्यार्थी की अवस्था होती है, जो अपने बस्ते के साथ और सुबह के चमकते हुए चेहरे के साथ समुद्री घोंगे की तरह धीरे धीरे या रेंगते हुए बिना इच्छा के टू स्कूल कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, लाइक स्नेल। यहां एक छोटे बच्चे को, एक विद्यार्थी को किसकी संज्ञा दी गई है, स्नेल की संज्ञा दी गई है, घोंगे की संज्ञा दी गई है, यानी कि एक घोंगे से तुलना की गई उसकी। तो इसमें लाइक शब्द आया हुआ है, तो ये कौन सा अलंकार है, सिमली। कौन सा, सिमली। सिमली यानी कि उपमा अलंकार। चलिए तीसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं। एंड और देन माने उसके बाद, यानी कि स्कूल बॉय विद्यार्थी के बाद की अवस्था, द लवर। लवर मीन्स होता है प्रेमी। लवर मीन्स क्या होता है, प्रेमी। उसके बाद तीसरी अवस्था एक प्रेमी की अवस्था होती है, साइंग, जो आहें भरते हुए, लाइक फर्नेश माने भट्टी की तरह। आग की भट्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं, फर्नेस। इसमें भी लाइक आया हुआ है, यानी कि एक प्रेमी है, उसके आहों की तुलना किससे की गई है, फर्नेस से की गई है, एक भट्टी से की गई। जिस प्रकार से वो आहें भरता है, वो इतनी गर्म आहें होती हैं उसकी कि वो उसकी तुलना कभी किससे करता है, उसकी उपमा किसको देता है, भट्टी से करता है।
यानी एक प्रेमी जब अपनी प्रेमिका से, अपनी बिलव्ड से दूर होता है तो वो उसके विरह में दुखी होता है, एक दुखद गीत गाता है और एक भट्टी की तरह आहें भरता है। तो यहाँ क्या बताया गया है? तीसरी अवस्था द लवर, प्रेमी की अवस्था होती है साइंग, आहें भरते हुए, लाइक फर्नेश मीन्स भट्टी की तरह, विद ए वोफुल बैलेड। वोफुल मीन्स क्या होता है? दुखद, यानी कि विरह। बैलेड मीन्स गीत। बैलेड को वैसे कहते हैं गाथा गीत। गाथा गीत का मतलब एक ऐसा गीत जिसमें कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है। किसी कहानी को हम गीत गा कर के कहते हैं या किसी गीत को हम कहानी के रूप में जिक्र कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? बैलेड कहलाता है। कोई भी कहानी है और उस कहानी को आप वैसे नहीं कह रहे हो, सुना नहीं रहे हो, उस कहानी को आप गीत के माध्यम से सुना रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? बैलेड कहलाता है। तो वो अपनी दुखद कहानी को, अपनी विरह की कहानी को, दुख की कहानी को गीत के माध्यम से कहता है। तो यह क्या बताया गया है कि वह एक भट्टी की तरह आहें भरता है, विद ए वोफुल बैलेड, एक विरह गीत गाता है, दुखद गीत गाता है, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। मेड मीन्स बनी हुई, टू हिज मिस्ट्रेस अपनी प्रेमिका की, मिस्ट्रेस का मतलब प्रेमिका यानी कि बिलव्ड शब्द आएगा। अपनी प्रेमिका की आईब्रो मान क्या होते हैं? भौहें। अपनी प्रेमिका की भौहों की प्रशंसा करते हुए, अपनी प्रेमिका की भौहें जो बनी हुई भौहें हैं उनकी प्रशंसा करते हुए वह एक दुखद या विरह गीत गाता है और भट्टी की तरह आहें भरता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड और थर्ड कौन सी है? डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? एक इन्फेंट की, और सेकंड स्टेज किसकी होती है? एक स्कूल बॉय की, और थर्ड स्टेज कौन सी होती है आपकी? एक प्रेमी की। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति है वो भट्टी की तरह आहें भरता है? इन द थर्ड स्टेज ऑफ ए लवर ए मैन, एक आदमी साइज आहें भरता है लाइक ए फर्नेस। ये आपका आंसर होगा। सेकंड जो आपका दिया गया स्टेज वो कौन सी? स्कूल बॉय। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और फर्स्ट आपका है इन्फेंट यानी कि शिशु। आगे चलते हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आईब्रो मीन्स भौहें, मिस्ट्रेस या प्रेमिका, मेड मीन्स होता है बनी हुई, बैलेड माने गाथा गीत या विरह गीत, दुखद गीत, बैलेड मीन्स गीत, गाथा गीत, और वो फुल माने क्या होता है? दुखद या विरह का। फर्नेस मीन्स भट्टी, साइंग माने आहें भरते हुए। आगे चलते हैं। देन उसके बाद ए सोल्जर, एक सैनिक की अवस्था होती है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। फुल मीन्स जो पूर्ण होता है या कह सकते हो भरा हुआ होता है। फुल मीन्स पूर्ण होता है या भरा हुआ होता है। ऑफ स्ट्रेंज माने विचित्र प्रकार की, अजीब प्रकार की, ओथ्स मीन्स प्रतिज्ञाओं से, शपथों से। ओथ्स मीन्स क्या होता है? प्रतिज्ञा या शपथ। एक सैनिक जो विचित्र प्रकार की, अजीब प्रकार की प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ होता है। एंड बियर्डेड, और उसकी दाढ़ी बड़ी होती है, लाइक द पार्ड, किसकी तरह? तेंदुए की तरह। पार्ड यहां शब्द ले गया लेपर्ड से, एक शब्द है लेपर्ड, LEOPARD। लेपर्ड मीन्स क्या होता है? तेंदुआ। तेंदुए की दाढ़ी कैसी होती है? ऐसे सफेद और पीली पीली सी दाढ़ी होती है उसकी। ध्यान दीजिए, टाइगर, पैंथर, लॉयन, लियो ये सब अलग हैं, प्रजाति एक है। लेपर्ड, टाइगर, पैंथर, लॉयन, लियो ये अलग है। लियो मीन्स होता है सिंह। लियो मीन्स क्या होता है? सिंह। एक शेर जिसकी बहुत बड़ी विशाल सी दाढ़ी होती है उसको क्या कहते हैं? लियो कहते हैं। और लॉयन कहते हैं किसको? शेर को। पैंथर होता है चीता। चीता कैसा होता है? जिसका पीला शरीर होता है, सफेद भी होता है कुछ क्षेत्रों में,
अफ्रीकन जो जंगल हैं, सवाना घास के मैदान, वहाँ इस प्रकार के सफ़ेद शरीर वाले चीता मिल सकते हैं आपको। पैंथर यानी कि पीला या सफ़ेद शरीर के ऊपर काले काले डॉट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैंथर। और जिसके शरीर पर काले काले डॉट और उसके ऊपर काले काले सर्किल होते हैं, घेरा होते हैं, उसको बोलते हैं लेपर्ड, तेंदुआ। और टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ। पीले शरीर पर काली स्ट्रिप्स होती हैं, धारियां होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। ये प्रजाति है। तो यहां क्या बताया गया है? एक सैनिक फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, चौथी अवस्था है ये। किसकी अवस्था? सैनिक की अवस्था है। चौथी अवस्था एक सैनिक की जो फुल माने भरा हुआ होता है, ऑफ स्ट्रेंज माने विचित्र प्रकार की, ओथ्स मीन्स प्रतिज्ञाओं से, एंड बियर्डेड और दाढ़ी बड़ी होती है। बियर्ड मीन्स क्या होता है? दाढ़ी। लाइक द पार्ड, किसकी तरह? तेंदुए की तरह दाढ़ी होती है। तेंदुए की दाढ़ी कैसी होती है? पीली पीली और सफ़ेद दाढ़ी होती है, यानी कि पीला शरीर होता है, उसके सफ़ेद या पीली सी दाढ़ी होती है। ऐसे सफ़ेद अपने यहाँ बाल आते सफ़ेद, ऐसे नहीं। आपने देखा हो अपने यहाँ भी सैनिक दाढ़ी रखते थे पहले, अब भी रखते हैं बहुत से, क्योंकि उनको लगता है कि दाढ़ी मूंछ से इंसान ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें विशेष ताकत हो। ये कविता जो लिखी गई है, ये इंग्लैंड के उस समय के माहौल को देख करके लिखी गई है। ब्रिटेन में वाइट पीपल मिलते हैं, गोरे लोग होते हैं, और गोरे लोगों को जो दाढ़ी होती है वो पीले रंग की दाढ़ी होती है, पीले रंग की दाढ़ी। लेकिन इसको येलो नहीं बोलते हैं, येलो नहीं बोलते हैं उसको, येलो यानी पीली दाढ़ी नहीं। ओके, गोरे लोगों के दाढ़ी आते हो काली नहीं होती है, वो कैसी होती है? पीली दाढ़ी होती है, और वो ऐसी प्रतीत होती है, ऐसी लगती है जैसे कि तेंदुए की दाढ़ी हो। इसलिए यहां कवि क्या कहता है? सैनिक की दाढ़ी को तेंदुए की दाढ़ी से जोड़ करके कहता है। जिस प्रकार तेंदुए की पीली दाढ़ी होती है, उस प्रकार से उसकी भी पीली दाढ़ी होती है, यानी सैनिक दाढ़ी रखता है किसकी तरह? तेंदुए की तरह। जेलस इन ऑनर, सम्मान पाने के लिए वो ईर्ष्या करता है। एक सैनिक चाहे अपने साथी से कितना ही स्नेह करे, लेकिन साथी को जब सम्मान मिलता है तो वह उस साथी से ईर्ष्या करता है। इसलिए ईर्ष्या करता है कि काश ये सम्मान मुझे मिला होता, मैं इससे भी अधिक बहादुरी से युद्ध करूंगा, लड़ूंगा, बहादुरीपूर्ण कार्य करूंगा, लेकिन काश ये सम्मान मुझे मिला होता। तो वह एक सैनिक की अवस्था होती है, जो सैनिक अपने साथी से ही क्या करता है? ईर्ष्या करता है, लेकिन क्या प्राप्त करने के लिए? सम्मान प्राप्त करें, और किसी कंडीशन नहीं। सम्मान मिलेगा अपने साथी को तो ही उससे ईर्ष्या करेगा। क्यों? कि ये सम्मान उसे मिलना चाहिए था, इस वजह से। सडन एंड क्विक, वह अचानक से, एंड क्विक और कैसा रहता है? तत्पर रहता है। वो एकदम से कैसा रहता है? तत्पर रहता है। क्विक मीन्स तत्पर होता है, तेज होता है। इन क्वारल माने झगड़ा करने के लिए। एक सैनिक होता है, वो थोड़ी सी भी कोई बात होती है तो तुरंत झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। सीकिंग माने प्राप्त करने के लिए। बब्बल रेपुटेशन माने थोड़े से समय की प्रतिष्ठा को। बब्बल मीन्स होता है बुलबुला, बुलबुला पानी का होता है, वो कैसा होता है? थोड़े समय का होता है। थोड़े से समय की, कम समय की अस्थायी प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए वह हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे उसे तोप के मुंह में ही जाना पड़े। इवन माने भी, इन द कैनन्स, कैनन्स माने तोप का, और माउथ मीन्स क्या होता है? मुंह। चाहे उसे तोप के मुंह में ही जाना पड़े। तो यहां लाइक द पार्ड, इसमें भी किसका प्रयोग किया है? सिमली, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। जहां जहां लाइक आया हुआ है और वहां एक की तुलना दूसरे से की गई है,
वो क्या कहलाता है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश. इट इज आल्सो ए लिटरेरी डिवाइस इन इंग्लिश. फिगर ऑफ स्पीच has been used in this poem. In the first line you will see that in the first line the poet has used metaphor. In the second line also the poet has used metaphor, and in this poem frequently the poet or dramatist has used simile, the figure of speech. I expect that you got the poem in your hearts. Okay, with these words my dear students I finish my class. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी. फिर भी आपको कोई भी समस्या हो इस पोएम से संबंधित, आप मुझे यहाँ मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज सकते हैं. 1-2 बच्चे 4 बच्चों का मैसेज आते हैं जिनको समस्या होती है, वो बिल्कुल मैसेज करते हैं, और आप भी मैसेज कर सकते हैं जब आपको कोई समस्या हो तो. मैंने वैसे तो इस पोएम का व्याख्यात्मक रूप से आपको पूरी तरीके से समझा दिया है. इसके बाद सेकंड पार्ट में यहाँ आपके 4 स्टेज कंप्लीट हो चुकी हैं. फर्स्ट स्टेज इन्फेंट, सेकंड स्टेज इज of a schoolboy, third stage is of a lover, and fourth stage is of a soldier. But in this poem the poet said that there are the 7 ages of men, 7 stages of men. Okay, but so far I have taught you only the 4 stage, and in the next class I will teach you the rest of the stage in this poem. Okay, thank you.